दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से हम धीरे धीरे करके पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल, इक्ष्वाकु वंश और हैहय वंश की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हम महाकाव्य में रामायणकालीन और महाभारतकालीन इतिहास के बारे में थोड़ा सा इन बिंदुओं पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन बिंदुओं पर हम दृष्टि डालेंगे। तो आइए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूँ नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, ये बात कई लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि हम मध्य प्रदेश की बात शुरू कहाँ से करें। तो ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, कोई तूफानी बात नहीं है। मध्य प्रदेश का इतिहास भी वहीं से शुरू होगा जहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के अंतर्गत आता है ना। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आइए हम मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि इतिहास को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री आदि में बांटा गया है। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूं, तो प्रागैतिहासिक काल अर्थात वो इतिहास है मानव सभ्यता का वह साक्ष्य, मतलब मानव सभ्यता का वह इतिहास जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हैं, केवल हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास की कल्पना करते हैं। जैसे कि हम पाषाण काल का उदाहरण ले लेते हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल का अच्छा खासा उदाहरण है। इसमें बनी हुई गुफाएं, गुफा पर बने हुए चित्र, प्राप्त औजार, हथियार इत्यादि के माध्यम से हम इतिहास की कल्पना करते हैं। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है, और यदि लिखित प्रमाण है भी तो उसे पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब लिखित प्रमाणों की पूर्णतः कमी है। तो ऐसा इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत रहता है। इस काल में मनुष्य घूमता फिर रहा है, उसे लिखने पढ़ने की जानकारी ही नहीं है। मनुष्य घूम रहा है, अपना खाद्य पदार्थ जुटाने के चक्कर में वो घूम रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल वो इतिहास है जिसके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। वो पाषाणकालीन इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। पाषाण काल लगभग 42 लाख वर्ष पूर्व ईसवी पूर्व यानी बीसी से लेकर 4000 बीसी के आसपास के समय को पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। फिर 2800 से 700 बीसी के जो इतिहास को हम ताम्र पाषाणकालीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन इतिहास और पाषाणकालीन इतिहास का समय पीरियड ये है, 42 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष पूर्व तक हमारा पाषाण काल है, जिसमें नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ये सब पाषाणकालीन लिथिक एज आ जाता है। और ताम्र पाषाण काल 2800 से लेके हमारा 700 बीसी के मध्य में है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये जानकारी जो मैंने आपको शुरुआत में ही दे दी कि हमारे पास प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य की मदद से ही हम इतिहास की कल्पना करते हैं। मनुष्य का निवास पहले नदियों के किनारे हुआ। हमें ये भी पता है कि नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, अर्थात जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ है। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जो नदी सभ्यता है या घाटी सभ्यता है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे पौराणिक नदियों में से एक है। यहाँ पर ही मध्य प्रदेश में प्राचीन सभ्यता जन्मी है, फली है, फूली है, और नदियों को सभ्यताओं का पालना भी इसी कारण से कहा जाता है। मनुष्य का निवास नदियों के किनारे, कंदराओं में औजार, पत्थर, हड्डियों के बने जानवरों के शिकार करने में प्रयुक्त हुआ। पूरा जीवन इसी में बीतता रहा। मध्य प्रदेश में इसके कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे भीमबैठिका, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, रायसेन, नेमावर, छनेरा, महेश्वर, पचमढ़ी, आदमगढ़, मंदसौर से यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं पाषाण काल के। पाषाण काल को एक्चुअली में हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पाषाण काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पाषाण काल को हमने 4 भागों में यहाँ पे बांटा।
आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पाषाण काल के बाद जो मतलब पाषाण काल को जो हमने डिवीजन किया है, तो पहला है पाषाण काल में पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की यदि हम चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। प्राचीन समय में मनुष्य केवल शिकार करता था और खाद्य सामग्रियों को वो जुटाता था, मतलब अपना पेट भरने में ही पूरा जीवन व्यतीत करना वो पसंद करता था। मनुष्य कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था। जो पूरा पाषाण कालीन इतिहास है, उस समय मनुष्य का ना तो कृषि का ज्ञान था, ना तो आग जलाने का ज्ञान था। ये हम पूरा पाषाण कालीन की बात कर रहे हैं, है ना। ओल्ड लिथिक एज के अंतर्गत जो बातें हो रही हैं, तो उसमें मनुष्य केवल शिकार करता था और खाद्य सामग्रियों को जुटाता था। उसी खाद्य सामग्री को जुटाकर अपना पालन पोषण करता था। मान लीजिए उसने एक हाथी को मारा, हाथी के मांस को वो 4-5 दिनों तक खाया, थोड़ा कभी टांगे काट कर, कभी सूंड काट कर, कभी उसके पैरों को काट कर वो अपना जीवन यापन करता रहता था। इस काल का जो प्रमुख साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, वो पहला जो प्रथम हथियार प्राप्त हुआ है वो है हस्त कुठार। बड़ा फेमस है हस्त कुठार, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूरा पाषाण कालीन का जो प्रथम हथियार है वो है हस्त कुठार। खुरचनी का प्रयोग भी किया जाता था। खास तौर में यदि बात करें कि पूरा पाषाण कालीन के जो हथियार होते थे उनमें बेंत नहीं लगे होते थे, तो बिना हत्थे बिना बेंत वाले औजार का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हस्त कुठार मतलब हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया जिसका नीचे का भाग नुकीला है ना, ऐसे टाइप का, और उसको हाथ से पकड़कर हम जानवरों के मांस को छीलते थे, खुरचते थे, इसलिए खुरचनी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें पूरा पाषाण कालीन में नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेतवा, हिरण और बेनगंगा नदी के किनारे हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की सभ्यता है वो इन नदियों के किनारे बसी है पूरा पाषाण कालीन में। इसके अलावा अगर नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल से पहले हम मध्य पाषाण काल की बात कर लें, तो मध्य पाषाण काल के औजार उच्च कोटि के हुआ करते थे। यहाँ जो पूरा पाषाण काल के औजार होते थे वो निम्न कोटि के होते थे, मतलब बिना बेंत वाले हत्थों का प्रयोग किया जाता था, बिना हत्थों वाले औजारों का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल के जो औजार हैं वो उच्च कोटि के हैं, नुकीले हैं, थोड़ा सा आकार में उनकी वृद्धि के साथ साथ मतलब जो यहाँ बड़े आकार के औजार होते थे उनके आकार में मध्य पाषाण काल के हथियारों के आकार में कमी आई है और बेंत के रूप में अब हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो औजार बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं, उनमें हड्डियों के उपकरण भी शामिल हैं। हड्डियों का इस्तेमाल बेंत बनाने में भी किया जा रहा है, उपकरण बनाने में किया जा रहा है, और उपकरण को जो आकार है वो छोटा हुआ है। इसमें एक खास बात ये मिलती है कि मध्य पाषाण काल में ही मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन का जो प्रमाण है आदमगढ़ होशंगाबाद में प्राप्त होता है। इसके अलावा बागोर राजस्थान में एक जगह है जहाँ से भी पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आदमगढ़ होशंगाबाद में और बागोर राजस्थान की जो जगह है वहाँ भी भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। आदमगढ़ में एक मानव को उसके पालतू जानवर जो कुत्ता था, मानव और उसके कुत्ते के अवशेष को एक साथ दफनाए जाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये मानव के प्रथम पशुपालन होने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, और मानव ने पहला जो पशु पाला है संभवतः वह कुत्ता ही था। इस कारण से आदमगढ़ का आपको याद रखना है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की एक जगह है। उत्तर पाषाण काल की बात करें तो उत्तर पाषाण काल में लघु औजार के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस टाइम के जो औजार थे वो लघु होते थे, आकार में छोटे होते थे। तो लघु औजार पाषाण काल भी इस समय को कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल को लघु औजार पाषाण काल भी कहा जाता है। इसके औजार सल्क, वेधनी, खुरचनी प्रमुख औजार थे। मानव, पशु, पक्षी तथा मछली का प्रयोग भोजन पकड़ने के लिए किया जा रहा था। अर्थात उत्तर पाषाण काल में मनुष्य मछली
को भी मतलब शिकार करने लगा है। जानवरों को शिकार के साथ साथ वो जलीय जीवों का भी अब शिकार करने लगा है। पूर्वी निमाड़ यानी आपके खंडवा और शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, सीहोर, उज्जैन, यहाँ पे उज्जैन है, मंडला, छतरपुर और छिंदवाड़ा में इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमको हथियार प्राप्त हुए हैं, लघु औजार प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण काल के मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल से बहुत सारे जीके निकल कर आते हैं परीक्षा की दृष्टि से। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया। अभी तक हम खाद्यान्नों का शिकार के रूप में प्रयोग कर रहे थे, यानी शिकार के द्वारा ही खाद्यान्न सामग्री जुटा रहे थे, लेकिन नवपाषाण काल में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आया। यहाँ पे मनुष्य ने खाद्यान्नों का प्रयोग करने के लिए अब कृषि कार्य को अपनाया है, यानी कृषि का सर्वप्रथम जो विकास हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि के विकास से होने से मनुष्य में स्थायित्व का भाव आ गया है। अब वो खेती करना है, एक जगह पर खेती कर रहा है, अर्थात वो एक जगह पर खेती करेगा तो खेत की देखभाल भी करेगा। खेत की देखभाल करने के लिए वो जानवरों को भी पालेगा। मान लीजिए उसको अपने खेतों को जानवरों से बचाना है तो अन्य जानवरों को वो बांध कर रखेगा ताकि ये जानवर जाके खेतों को चरे नहीं, इसके खेत को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही दूसरा मनुष्य भी अगर खेती करना चाहता है तो वो भी यही प्रक्रिया करेगा, तो धीरे धीरे बस्ती बसेगी और मनुष्य में स्थायित्व की भावना आएगी। इसके पहले मनुष्य खानाबदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था, लेकिन मनुष्य में अब स्टेबिलिटी आ रही है, वो स्थायित्व की भावना को स्वीकार कर रहा है और खेती का काम नवपाषाण काल में सीख रहा है। इसके अलावा आग का आविष्कार भी मनुष्य ने पहली बार किया। लहुरा देव एक जगह है उत्तर प्रदेश में, गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत लहुरा देव नामक एक जगह है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं अगर टोटल कृषि की बात करें तो टोटल कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। लेकिन हमको पता है कि मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है और मेहरगढ़ में प्राचीन कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारी पहली खेती थी गेहूँ। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ का ही खेती किया है। गेहूँ और संभवतः जवा की बात कर लें तो मनुष्य के द्वारा उत्पादित होने वाली सबसे पहली फसल जो है गेहूँ है। या फिर गेहूँ ऑप्शन में न मिले तो आपको जौ लगाना है या जवा लगाना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान की जगह है, लेकिन भारत की जगह की बात करें तो लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश में है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल नामक एक जगह है जो कश्मीर घाटी के एरिया है। गुफ कराल यहाँ से कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गुफ कराल जगह को याद रखना है हमको, यहाँ से कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम यह भी कश्मीर घाटी के एरिया है। यहाँ पे मानव प्लस कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। एक ही जगह पर मनुष्य और उसके कुत्ते को दफनाया गया था, यानी उसके पालतू जानवरों को दफनाने का जो हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से प्रारंभ में प्राप्त हुआ है। हमारे आदमगढ़ से भी प्राप्त हुआ है यही सेम चीज़। इसके अलावा जो इसकी खोज की थी तो डी टेरा एवं पीटरसन नामक व्यक्ति ने, या पीटरसन नामक वैज्ञानिक और डी टेरा नामक व्यक्ति ने इस की खोज की थी। बुर्ज होम नामक जगह पर मनुष्य और उसके कुत्ते का कंकाल तंत्र खोज निकाला था। अन्य बात करें तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात जो कि हमने पूरा नवपाषाण काल के बाद यदि नवपाषाण काल में थोड़ा सा और गौर करें तो नवपाषाण काल में आपको, चलिए डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। नवपाषाण काल में आपको सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुई, ये बात हमने दे दी। और मृद भांड मानव झोपड़ी बनाकर रहने लगा। मानव झोपड़ी बनाकर रहने का अर्थ है कि मनुष्य अब स्थायित्व का भाव स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा मनुष्य वस्त्र का प्रयोग करने लगा, यानी मनुष्य कपड़े का प्रयोग करने लगा। इसके पहले वो कपड़े का प्रयोग नहीं करता था, कपड़े के नाम पर छाल वृक्षों का वो लपेट लेता था। इस काल के औजार एरण, जबलपुर, दमोह, सागर में प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में एरण जो सागर की जगह है, जबलपुर, दमोह में ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल 2800 से 700 ईस्वी के पूर्व है। मानव ने पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया। इस काल में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समकालीन की यह सभ्यता है। नर्मदा, चंबल, बेतवा के किनारे और जबलपुर बालाघाट में इस सभ्यता का विकास हुआ। जबलपुर में जो लमेठा हिल्स है यहाँ पे इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मालवा में कायथा, एरण एवं नवदा टोली और डंगवाल उज्जैन की जगह है। बेसनगर विदिशा की जगह है। यहाँ पर भी इसके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा जो उज्जैन में है, मध्य प्रदेश की पहली ताम्रकालीन बस्ती है। मध्य प्रदेश की पहली ताम्रकालीन बस्ती की बात करें तो कायथा नामक जगह है। कायथा जो कि कहाँ पे है, उज्जैन में है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कायथा की खोज डॉक्टर श्री वाकणकर के द्वारा की थी। तो कायथा, एरण, नवदा टोली, डांगवाल, बेसनगर ये मध्य प्रदेश के ताम्रकालीन ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्थल हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें तो अगर नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल में ही थोड़ा सा जीके और देख लें गौर से, तो आपको के पास ये जानकारी भी होनी चाहिए कि डॉक्टर सांकलिया ने महेश्वर में नवदा टोली की खोज की थी। नवदा टोली आपको पता होना चाहिए उज्जैन के पास है, लेकिन महेश्वर के अंतर्गत आता है, यानी खरगोन में। तो नवदा टोली की खोज डॉक्टर सांकलिया के द्वारा की थी। घुमक्कड़ जीवन समाप्त करके खेती पशुपालन प्रारंभ करने का श्रेय इस काल में लोगों को जा रहा है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन का युग मध्य प्रदेश में समाप्त हुआ। इसके बाद यदि वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल यानी अब वेदों का काल होगा। वेदों का काल वो होगा जब आर्य भारत में प्रवेश करेंगे। तो आर्यों के आगमन के साथ साथ मध्य प्रदेश में वैदिक युग की शुरुआत हुई। आर्यों के आगमन के साथ साथ मध्य प्रदेश में वैदिक युग की शुरुआत हुई। वैदिक सभ्यता आर्यों ने स्थापित की थी। वैदिक सभ्यता आर्यों ने लगभग 1500 से लेकर 1000 बीसी के पूर्व स्थापित की थी। आर्यों ने पंजाब में बसने के बाद अन्य स्थानों में प्रवेश किया। यादवों का एक कबीला भी इस क्षेत्र में आकर बसा। इसके बाद अत्रि, पराशर, भरद्वाज, भार्गव, ऋषि ये सब आर्य हैं, ये लोग आए। उत्तर वैदिक सभ्यता जब आई तो उसमें अतरेय ब्राह्मण के ग्रंथों के अनुसार विंध्याचल के घने जंगलों में निषाद जाति रहती थी, ऐसा प्रमाण हमको प्राप्त करता है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में अतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार विंध्याचल के घने जंगलों में निषाद नामक जाति रहती थी, ऐसा प्रमाण हमें अपने मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मनुष्य की बात करें तो मनु संहिता, तो मनु या वैवस्वत, माफ करिएगा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे कारुस। मनुष्य के 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे कारुस, और कारुस वंश ही बघेलखंड कहलाता है। कौरुस ने ही आगे चल के बघेलखंड की स्थापना की थी। तो 10 पुत्रों में से एक था कौरुस, जो वर्तमान में बघेलखंड के क्षेत्र में है, रीवा के क्षेत्र में है। तो उन्होंने ही इस वंश की स्थापना की थी। तो कारुस का क्षेत्र हमारा बघेलखंड का क्षेत्र है। चलिए ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चंद्रवंश एलन वंश मनु की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ। चंद्रवंश एलन वंश में की बात करें तो मनु की पुत्री जो थी इला, उसका विवाह किससे हुआ? उसका विवाह सोम से हुआ और एल वंश की स्थापना की गई। एल वंश की स्थापना हुई, यानी इला का विवाह सोम से हुआ। सोम के पुत्र और इला के पितृ आयु और अमावस थे। आयु और अमावस नामक जो व्यक्ति थे, जो सोम या पूर्वा या फिर पुरखा एवं उनकी जो माँ थी इला थी, उनके पुत्र आयु और अमावस हुए। सोम शासन बुंदेलखंड के अंतर्गत आता था। आयु के पुत्र यर्थाथ हुए, जिसने अपना 5 पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया। इसको याद करना है, 5 पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया। पुत्र यदु को चवर्णवती यानी चंबल वाला क्षेत्र दे दिया, बेत्रवती का क्षेत्र दे दिया,
यानी बेतवा नदी का क्षेत्र दे दिया, सूक्तमती यानी केन नदी का क्षेत्र दे दिया, और यदु के नाम से यादव वंश की स्थापना कर दी। तो आय के पुत्र यथार्थ को कौन कौन से राज्य प्राप्त हुआ? चवनवती, बेत्रवती, सूक्तमती, और इस क्षेत्र को यदु के नाम से उसने यादव वंश की स्थापना कर दी। अगर इक्ष्वाकु वंश की बात करें मध्य प्रदेश में, यानी भगवान रामचंद्र जिस वंश से हैं, तो इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो मनु के पुत्र इक्ष्वाक नाम के व्यक्ति थे। इस वंश की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है, जिसका शासन दंडकारण्य नामक जंगल तक था, जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है, मध्य प्रदेश में कभी हुआ करता था। इस वंश का प्रतापी राजा मंधाता इस वंश का प्रतापी राजा था। मंधाता के पुत्र पुरकुत्स ने मध्य भारत के नाग राजाओं की सहायता हेतु गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। गंधर्वों के विरुद्ध उसने युद्ध लड़ा था। फिर इसके बाद नाग कुमारी जो कि नर्मदा का नाम है, का विवाह पुरकुत्स के साथ ही हुआ था। पुरकुत्स के साथ हुआ था। तो नर्मदा का विवाह पुरकुत्स के साथ हुआ था, और पुरकुत्स किसके पुत्र हैं? मंधाता के पुत्र हैं। इस वंश के मुचकुंद और ऋछ परिपाता पर्वतमालाओं के बीच, ऋछ और परिपाता पर्वतमाला का अर्थ है यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक नगर की स्थापना की। नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने मंधाता नामक नगर की स्थापना की। मंधाता जो कि ओमकारेश्वर के पास पड़ता है, खंडवा के क्षेत्र है, मंधाता नगरी की स्थापना मंधाता नामक व्यक्ति ने की। इस वंश के मुचकुंद ने, मतलब मुचकुंद जो व्यक्ति थे, उन्होंने मंधाता नामक नगरी की स्थापना की, और मंधाता नगरी वर्तमान में ओमकारेश्वर में है। ठीक है। इसके बाद अन्य बात करें तो जैसे हैहव वंश की जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। यादव वंश के यदु के पौत्र हैह ने इस वंश की स्थापना की। यादव वंश एक हुआ था बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उसके वंश के यदु के पौत्र हैह ने ही हैहव वंश की स्थापना की। इस वंश के राजा महिष्मति ने नर्मदा के किनारे महिष्मति यानी महेश्वर जो कि खरगोन में है, महेश्वर नगरी की बसाई। महिष्मत के कारण ही महिष्मति नगरी बसाई गई, खरगोन में है। इस वंश का एक परमवीर राजा था कार्तवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्रार्जुन कहा जाता था। 1000 भुजाएं उसके थीं, ऐसा सुनने को मिलता है। काकती वंशी नागो अयोध्या के पैरवराज त्रिशंकु और लंकेश्वर को उसने हराया था। रावण को भी उसने हराया था। लंकेश्वर रावण को हराने का श्रेय भी सहस्त्रार्जुन या कार्तवीय अर्जुन को जानता है। बाद में गुर्जर देश के भार्गवों ने संघर्ष में हैहव को की हार हुई। बाद में हैहव वंश की हार किनसे हुई? गुर्जर देश के भार्गवों के द्वारा। अन्य बात करें तो हैहव ने तुंडीकेर यानी तुंडीकेर मतलब दमोह का क्षेत्र है, और त्रिपुरी यानी जबलपुर, दसण, विदिशा और अनूप यानी निमाड़ का क्षेत्र और अवंती जनपदों की स्थापना की। कार्तवीय अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने मालवा क्षेत्र पर राज किया था। कार्तवीर अर्जुन के जो पुत्र थे जयध्वज, उन्होंने मालवा के क्षेत्र में राज किया था। इसके बाद थोड़ा सा और जो आपको जानना चाहिए वो है कि जयध्वज का पुत्र ताज जंग है, उसका पुत्र एक अवंती था। उसका पुत्र एक जो अवंती नाम का था, उसने बाद में मालवा के क्षेत्र में शासन किया, और अवंती के नाम पर ही मालवा का जो क्षेत्र था उसका नाम अवंती कर दिया गया। और हम जानते हैं कि अवंती वर्तमान में किसका नाम है? उज्जैन का ही वर्तमान में नाम है। महाकाव्य या मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश में दंडकारण्य और महाकांतर नामक जंगल पाए जाते थे। विंध्य, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिणी भाग गुर्जर प्रदेश इसमें शामिल थे, जिसके अंतर्गत विंध्य का प्रदेश आता था, सतपुड़ा का प्रदेश आता था, यमुना का आता था, दक्षिण भाग आता था और गुर्जर प्रदेश आता था। यदुवंशी राजा मधु इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे।
तो यदुवंशी राजा मधु इस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, जो दशरथ के समकालीन थी। भगवान राम के वनवास का कुछ समय भी दंडकारण्य में बीता। दंडकारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। इसी क्षेत्र में भगवान राम के जीवन का जो वनवास का समय था वो भी बीता है। राम के पुत्र कुश, लवकुश में से जो पुत्र थे कुश, वो कौशल के राजा हुए और राम के जो भाई थे शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न का पुत्र था शत्रुघाती ने दर्शान विदिशा के क्षेत्र में शासन किया और उसने अपनी राजधानी कुशावती को बनाई थी। तो शत्रुघाती जो कि शत्रुघ्न के पुत्र थे, उसने अपनी राजधानी कुशावती को बनाई थी। यमुना में गोदावरी नदी के किनारे, यमुना में गोदावरी नदी के यानी यमुना नदी से लेके आपके गोदावरी नदी तट तक यानी आपके उत्तर प्रदेश से लेके वर्तमान में महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र तक अयोध्या का क्षेत्र विद्यमान था। अयोध्या नगरी वर्तमान में जो यमुना का क्षेत्र है और गोदावरी नदी का क्षेत्र है, वहाँ तक फैली हुई थी। रावण का जो राज्य है, कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में आज भी वर्णन किया गया है कि यह अमरकंटक और जबलपुर के क्षेत्र तक फैली हुई थी। यानी अमरकंटक को बहुत सारी किताबों में यह भी बताया गया है कि वो अमरकंटक में थी, है ना, श्रीलंका बस में नहीं थी, यह हमारे अमरकंटक के क्षेत्र में थी। इसी में ये भी सुनने को मिलता है कि वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था, तो वाल्मीकि आश्रम भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश में टोंस नदी, तावा नदी के किनारे है ये वाल्मीकि आश्रम। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में त्योंथर नामक एक स्थान है, त्योंथर तहसील है, जो रीवा जिले के अंतर्गत आती है। वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम स्थित है। रामायण कालीन बात करें तो त्रेता युग के बाद महाभारत कालीन, फिर द्वापर युग प्रारंभ हुआ। महाभारत में युद्ध बघेलखंड और बुंदेलखंड के राजाओं ने पांडवों की मदद की थी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें बुंदेलखंड के राजा और बघेलखंड के राजाओं ने पांडवों की मदद की थी, जिसमें वत्स, चेदि, काशी, दर्शान और मत्स्य जनपद शामिल थे। कौरवों की मदद महिष्मति के राजा ने की थी। महिष्मति यानी खरगोन। उनके राजा नील और अवंती भोज, जो विदर्भ निषाद राज्य से थे, उन्होंने कौरवों की मदद की थी। महाभारत में महिष्मति, उज्जैनी और कुंतलपुर, विराटपुरी, सुहागपुर को मध्य प्रदेश के नगर बताया गया है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पर आपका इंतज़ार करते हैं। थैंक यू सो मच।